चलिए आज हम लोग 12th के एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। देखिए इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है और अच्छे से इस पे कमांड करना है, ठीक है, तो आपको तीन चीज़ पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तब है आपका नेमिंग। आप नेमिंग ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेमिंग है और इसका नेमिंग है थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन चलिए नेमिंग भी हमें करना है। और तब इसमें जो है आपको जो पढ़ना है, तो ये मान लेते हैं ठीक है, ये यहीं पे पढ़ेंगे ये, क्योंकि ये ऑर्गेनिक अलग हो गया। तो दूसरा जो चीज़ है इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप कह सकते हैं कि वो बॉन्डिंग जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, 11th का जो ये केमिकल बॉन्डिंग है, ये भी 11th का ही है। ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर 8 है और ये चैप्टर 4 है। तो 11th का केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और तब आपको यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म का अगर हल्का कंसेप्ट अगर आप सम 11th के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर आप ले लें तो यहाँ पे काम चल जाएगा। लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना तो आपको पढ़ा रहना चाहिए 11th का पोर्शन, तभी आपको यहाँ पे मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो इस चैप्टर को सिर्फ झेलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और ये बता दें, ये चैप्टर जो है अगर आप करेंट एस्पिरेंट है, मतलब बोर्ड में बैठने वाले बच्चे हैं, तो आपके बोर्ड में यहाँ से 3-4 मिनिमम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। अगर आप कंपटीशन मेंस में बैठने वाले हैं तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आएगा। आप कहेंगे सर नहीं आएगा, आएगा और हम दिखलाएंगे भी और आया भी है, ठीक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और जो आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो आप ये 12th का ही वो चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक जब एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 21 से लेकर 30। अगर 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमें आना चाहिए। तो इतना चीज़ अगर हम लोग करेंगे तब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग क्या है ना अच्छे से कर पाएंगे, और इस तरह से एबल हो जाएंगे कि हम क्वेश्चन करवा सकते हैं या कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो हमारा छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे बड़ी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स कहते क्यों है? यहाँ पे जो नाम आया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? बॉन्ड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसको कह रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्यों कह रहे हैं, तो उसका भी कुछ विशेष रीजन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं? तब है कि 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड को अगर मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, तो जो नया सॉल्यूशन बना हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। समझिएगा, इसका डेफिनेशन लिखने दीजिए। चलिए डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग इसलिए लिखते हैं कि अगर लिखेंगे तो समय ज़्यादा जाएगा, वीडियो झूठ मूठ का लंबा बन जाएगा, हेडेक हो जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे सीधा हम लोग डेफिनेशन लिख लिए हैं। डेफिनेशन लिखे हैं तो इस डेफिनेशन में क्या क्या है तो आप ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन में है कि 2 और मोर कंपाउंड आर मिक्सड इन स्टोइचोमेट्रिक रेशियो। स्टोइचोमेट्रिक मतलब एक समान रूप से इन द सेंस कि उस मिक्सचर में कितना ज़रूरत है उस हिसाब से, ठीक है, रेशियो एंड ऑब्टेन सॉल्यूशन इज क्रिस्टलाइज। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगे उस सॉल्यूशन में, तब उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं उस सॉल्यूशन को? क्या कहते हैं हम लोग? एडिशन कंपाउंड। एडिशन का मतलब है सब जोड़ देना ना, बहुत सारा चीज़ को मिला दीजिए, उसको जोड़ दीजिए तो हो गया एडिशन कहने का। तब आपको आता है डबल सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक है, कहाँ से हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से। तो उसके बाद है आपको नाम आएगा डबल सॉल्ट। ध्यान रखिएगा इसको कैसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक टर्म आया क्या हमारा? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट्स आर दोज एडिशन कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, ये एडिशन कंपाउंड, ये एडिशन
कंपाउंड जो है बिना एडिशन कंपाउंड के मतलब इसका डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं। डबल सॉल्ट कैसे करते हैं, तो वैसा एडिशन कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड तो हम लोग देखे हैं, 2 से ज़्यादा कंपाउंड जो है ना कि मिलकर क्रिस्टल बनाता है तो उसको एडिशन कंपाउंड करते हैं। तो वैसा एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे, अपना ऑल प्रॉपर्टीज होकर, मतलब जितना भी आयन है वो सब क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। जितना भी आयन वो क्या हो जाए, डिजॉल्व। जैसे अगर हम लोग KCl की बात करें, KCl is to MgCl2 is to 6H2O, क्या है 6H2O। इसको अगर हम लोग पानी में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग मिलाते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से पोटेशियम भी आएगा, मैग्नीशियम +2 भी आएगा, और क्या आएगा आपका क्लोरीन माइनस, मतलब जितने भी आयंस हैं वो सब क्या हो जाएगा, वो जितने भी एलिमेंट्स आयंस हैं वो सब चेंज हो जाएंगे अपने प्रॉपर्टी, और सब अपना अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। तब है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब कैसे करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम लोग को अब पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं, तो ऑल दोज एडिशन कंपाउंड। देखिए यहाँ पे एडिशन कंपाउंड का ही है, ऑल दोज एडिशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट क्या है, विच रिटेन देयर आइडेंटिटीज़, मतलब अपने आइडेंटिटीज़ को बरकरार रखता है, मौजूद रखता है, बचा कर रखता है। किसके लिए, कहाँ पे, जब तक उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तब भी, मतलब अभी इसके पहले देख रहे थे एडिशन कंपाउंड का या डबल सॉल्ट का, कि पानी में डाल रहे हैं तो वो अपने आयंस में टूट जा रहा है, और हर आयन का अपना अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है। इसको पानी में डालेंगे तो आयंस में तो ब्रेक तो करेगा, लेकिन इसका हर आयन का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, इसका कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिटेन देयर आइडेंटिटीज इवन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आर कॉल्ड क्या बोलते हैं आपको हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आया, ठीक है। तो all those addition compound which retain their identities even in aqueous solution, चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल क्या है, तो ये CuNH3 का होल 4 और यहाँ पे क्या है SO4, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो ये 2 तरह से टूटेगा। क्या टूटेगा, तो CuNH3 का होल 4, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, और उसके बाद क्या आएगा SO4-2, ये इसका एनायोनिक पार्ट। यहीं पे ये क्या हो गया आपका, एनायन वाला पार्ट हो गया, मतलब नेगेटिव आयन, और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव स्फीयर। एक तो आपका ये एग्जांपल हो गया कि जो कैटायन है आपका, ये जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर है, वही कहते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यही जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में आप डाल भी रहे हैं तो ये अपना आइडेंटिटी नहीं भूल रहा है, यहाँ भी वो इस तरह से है, यहाँ भी वो, ये नहीं कि कॉपर अलग से टूट गया, मीथेन अलग से निकल के नाइट्रोजन आयन के रूप में ये सब, ऐसा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वहाँ भी ध्यान रखिएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, वो अगर K4 यहाँ पे FeCl का होल 6 अगर लें, ठीक है, तब क्या है आपका यहाँ पे, तब है ये जब टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, तो 4K+ टूटेगा, और ये FeCN6-4 के रूप में टूटेगा। मतलब देखिए ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है ना अलग नहीं हो रहा। अब ये क्या है, तो ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है इसको कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे, तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग बांटे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग 3 तरीके से बांटे हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो है वो टाइप, वो क्या है हमारा, तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। क्या है आपका, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है वो, मतलब अभी जो इसके पहले जस्ट एग्जांपल हम लोग दिए थे, यहाँ पे ये NH3 और ये होल 4, और यहाँ पे क्या आ रहा था आपका, ये +2 और प्लस SO4-2, ये आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा, तो चूंकि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है ना वो कैटायन है, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर दूसरा बात करें एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये K4 था,
K4 था तो हम लोग जो डिवाइड किए थे उसको पानी में जब डिजोल्व किए तो ये CN6 और यहाँ पे क्या आया था -4, यहाँ पे प्लस क्या था +4K+। ठीक है, ये इसको पहले लिखते हैं वो अलग बात है, हम अपना कॉम्प्लेक्स को एक साथ लिख रहे हैं समझने के लिए कि ये कहीं जगह पे आपको है ना ये प्लस भी लिखिएगा, पानी में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिखने का तरीका है। यहाँ पे हम चूँकि इसकी बात कर रहे हैं इसलिए हम जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको पहले लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो क्या है आपका, इस पर माइनस चार्ज है तो ये एनायोनिक पार्ट है। तब जो तीसरा जो है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जैसे NiCO4 का ऐसा, अब क्या है इसको आप पानी में डालिएगा भी तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, ना तो ये कैटायन बनाने वाला है और ना ही ये एनायन बनाने वाला है, मतलब ज्यों का त्यों रहेगा, कोई इसका स्फीयर क्या कह सकते हैं चार्जेबल नहीं रहेगा, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनायोनिक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तब आते हैं हम लोग इसे कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पे। कौन कौन से बेसिक टर्म है, बेसिक जो टर्म है आपका, बेसिक टर्म है इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। सेंट्रल एटम जैसे अगर यही कंपाउंड की बात करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उठा लीजिए और यहाँ पे लिखे हैं SO4। ठीक है, तो इस बड़े ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट है इसी को कहते हैं हम लोग सेंट्रल एटम। ठीक है, और ये सेंट्रल एटम आपको नजर आ रहा है कि ये है क्या, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। ठीक है, इसका जो पहला एलिमेंट होगा, इस बड़ा ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट होगा वही आपका सेंट्रल एटम कहलाएगा। जैसे आपका K4 और FeCN6। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट के अंदर ये पहला एलिमेंट कौन है, ये, तो ये क्या कहला रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑलरेडी आयरन भी जो क्या है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलिमेंट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलिमेंट्स। अब देखिए, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो है क्या, तो लुईस एसिड है। ये क्या होता है, तो ये लुईस एसिड होता है। जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। लुईस साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस को है ना क्लासीफाई किया था, मतलब डिफ्रेंशिएट किए थे। तो ये क्या बोले थे कि जिसके पास आपका इलेक्ट्रॉन का कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जिसके पास कमी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। तो कहने का मतलब जो सेंट्रल एटम है हमारा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो किसका काम कर रहा है, तो लुईस एसिड का काम कर रहा है। कभी कोई पूछता है तो आप यहाँ से जानकारी दे सकते हैं। तब सेंट्रल एटम की इस बड़ा ब्रैकेट में, इस बड़े ब्रैकेट में सेंट्रल एटम के बाद जितने भी हैं, यहाँ तो एक ही नज़र आ रहा है, एक ही टाइप का नज़र आ रहा है, और भी जो भी हैं उन सब को क्या कहेंगे हम लोग, लिगेंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, लिगेंड्स कहेंगे। और अब ये जो लिगेंड्स है वो होता क्या है, तो थोड़ा सा जान लेंगे। इसको जो ना हम लोग मिटाते हैं। देखिए लिगेंड्स के बारे में हम लोग देखें तो लिगेंड्स जो है एक ऐसा एलिमेंट्स है या मॉलिक्यूल है या आयन है, आप जो भी कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, विच फॉर्म क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही है चैप्टर का भी नाम, तो हमारा कोऑर्डिनेशन से ही है, तो यही इंपॉर्टेंट है। अब जो टर्म आ रहा है अब हमारा ये काम का है, तो फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। अब देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन का, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास कमी इलेक्ट्रॉन का, तभी ना। तो सेंट्रल एटम आपको क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका कमी है इलेक्ट्रॉन का, मतलब सेंट्रल एटम जो है वो कैसा काम कर रहा है, लुईस एसिड का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिगेंड है वो क्या है आपका, लुईस बेस है, कह सकते हैं ना, क्योंकि जो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वही देगा ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वही देगा, जिसके पास कम है वो तो देगा है नहीं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लुईस बेस का काम करेगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या काम करेगा, लुईस बेस का। तो लिगेंड्स एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन है जो क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, इसका और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ से हम लोग चलेंगे कि अब लिगेंड्स के टाइप्स कितने हैं, लिगेंड्स के क्या हैं, कितने टाइप्स हैं और क्या क्या होता है।
तो लिगेंड्स के लिए एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, मतलब यार कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जिसमें लिगेंड्स के हम लोग टाइप्स को पढ़ेंगे, वहाँ पे उसका वैलेंसी कितना होता है, कितने टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं और क्या क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे अगले वीडियो में। तब तक जो है ना आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, सॉल्ट में क्या अंतर है, डबल सॉल्ट में। ये एक अगर आप नीट के बच्चे हैं तो आपको फ्यूचर में ये क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, सिंपल एकदम बेसिक इसके डेफिनेशन से, ठीक है। मेंस में ऐसा बहुत कम ही आया है, पहले आया करता था, लेकिन अब तो इधर का ट्रेंड तो है नहीं मेंस में, और बोर्ड में तो आपका आएगा ही आएगा। अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ अभी तक जो हम लोग पढ़ लिए इतने से ही आपका 2 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एक कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, दूसरा कि डेफिनेशन दीजिए लिगेंड्स किसे कहते हैं, और आपका सेंट्रल एटम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप मतलब बोर्ड के लिए तो 2-3 क्वेश्चन ही यहाँ से बन गया। आप नीट वाले बच्चे हैं तो यहाँ से डेफिनेशन के रूप में आप एक आध ऑब्जेक्टिव तो आपका बन ही जाएगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग लिगेंड्स के साथ मिलते हैं।